नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। अभी थोड़े दिनों पहले, मतलब आज से पहले, ये जो चैनल का नाम था वो आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल था, पर आज इसको थोड़ा चेंज किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो तैयारी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फुल तैयारी कराई जाएगी। तो जो नाम है आज से वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इससे पहले आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने कोरोना, स्किन इफेक्ट और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के काफी सारे लेक्चर्स हैं जो कंप्लीट कराए हैं। कोरोना को मैंने 3 वीडियोस में कंप्लीट कराया। होपफुली आपको कोरोना क्लियर हो गया होगा। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये नॉलेज है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स एंड परफॉर्मेंस। कि ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं और उन पैरामीटर्स पे उसकी परफॉर्मेंस कैसे फाइंड आउट करी जाती है। अब ये पैरामीटर और परफॉर्मेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, ये क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये बेसिकली क्यों आते हैं। ठीक है, और इन पैरामीटर्स की मदद से ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस फाइंड आउट करी जाती है। ये परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन या फिर किसी यूटिलिटी की परफॉर्मेंस निकालने का मतलब होता है उसकी, जैसे वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना, ठीक है ना, पावर फाइंड आउट करना। तो ये सब हम कब फाइंड आउट कर पाएंगे? जब हमारे पास रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होगी। कोई ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट कैसे होती है, लॉन्ग कैसे होती है और किस पे डिफाइन होता है, इन्हीं सब पैरामीटर्स पे डिफाइंड होता है। दैट्स व्हाई दीज पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल स्टडीइंग अ ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के सबसे पहले पैरामीटर की, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? अब ध्यान से पढ़िए। एक ट्रांसमिशन लाइन है, मान लो ये कोई ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है। ये किससे बना होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेइनफोर्स्ड है, यानी कि ACSR से बना होता है। तो जब हमारा ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर ACSR कंडक्टर से बना होगा, ऑब्वियसली बात है एल्यूमिनियम से बना होगा, तो एल्यूमिनियम के अंदर क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट के फ्लो को ओपोज करने वाली एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो कि रेजिस्टेंस होती है। और रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? ओम से। ठीक है। दूसरा, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कैसी प्रॉपर्टी होती है? अब सबको पता है ट्रांसमिशन लाइन में अगर हमने AC दिया है, कोई AC ट्रांसमिशन लाइन है, मान लो ये कोई ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें मैं सेंडिंग एंड पे AC दे देता हूं, तो AC करंट जब भी होता है, सबको पता है AC करंट क्या होता है? साइनोसोडियल होता है। साइनोसोडियल कैसे चेंज करता है अपने आप को? डायरेक्शन जो होती है AC करंट की वो रिवर्स करती है साइन वेव में। तो जैसे ही डायरेक्शन AC करंट की रिवर्स करेगी, चेंज करती रहती है अपने आप को मैग्नीट्यूड और टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे AC करंट चेंज होता है उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस होती है, और सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस होती है। इंडक्टेंस क्या होती है? इट ऑपोजिट्स द चेंज इन द करंट एंड इट इज प्रेजेंट इन AC। सबको पता है AC में प्रेजेंट होती है और अपने अंदर करंट के फ्लो को अपोज करती है। वो क्या करती है? इंडक्टेंस। इट इज प्रेजेंट इन AC बट एब्सेंट इन DC। सबको पता है, मैंने स्किन इफेक्ट में भी पढ़ाया था कि DC में इंडक्टेंस एब्सेंट होती है। इंडक्टेंस क्यों एब्सेंट होती है DC के अंदर? जरा इसका भी लॉजिक जान लेते हैं। XL बराबर होता है 2πfL के। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है DC की? फ्रीक्वेंसी क्या होती है DC की? ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, यही बता देता हूं। XL बराबर होता है 2πfL के। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है DC करंट की? 0। खत्म, सब कुछ 0 हो गया ये। ठीक है, तो एक सेकंड डस्टर ले लो यार, डस्टर कहाँ गया? ये रहा, मिल गया। ठीक है, तो DC में इंडक्टेंस प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, AC में प्रेजेंट होती है। अब देखिए, थर्ड है कैपेसिटेंस। क्या ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस भी होती है? क्यों नहीं होती? अभी हम समझाते हैं कैसे होती है। ये बेसिकली, ये देखा जाए तो मान लो ये दो मेरे कंडक्टर्स हैं, ये और ये मेरे कंडक्टर्स हैं। ट्रांसमिशन लाइन के 2 कंडक्टर हैं, पैरेलल में चल रहे हैं। अगर ये 2 कंडक्टर हैं और बीच में क्या है? हवा। तो हवा कैसे करेगी? एक इंसुलेटिंग मीडियम की तरह एक्ट करेगी। अगर हवा एक इंसुलेटिंग मीडियम की तरह एक्ट कर रही है तो सबको पता है, अगर 2
चार्ज कंडक्टर के बीच में अगर एक इंसुलेटिंग मीडियम आ जाए तो वो दोनों कैपेसिटर की प्लेट की तरह एक्ट करते हैं। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस भी होती है, लेकिन ये बहुत छोटी होती है तो इसको निग्लेक्ट कर देते हैं और ये शंट में आती है, शंट कैपेसिटेंस यानी पैरेलल में आती है। तो उसी तरीके से इसको डिनोट करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। टू कंडक्टिंग प्लेट्स, जैसे मैंने बताया, टू कंडक्टिंग प्लेट्स हैविंग पोटेंशियल्स एंड कैरिंग करंट फॉर्म अ कैपेसिटर, ठीक है। एंड कंडक्टर एक्ट लाइक अ कैपेसिटर, ठीक है ना। कंडक्टर किस तरीके से एक्ट करते हैं, कैपेसिटर की तरह। हैंस लीकेज कैपेसिटेंस एग्जिस्ट, शंट कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करती है। अब इन्हीं तीन पैरामीटर्स को लेके हमने एक मॉडल बनाया ट्रांसमिशन लाइन का। अब मॉडल नहीं बनेगा तो परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे? परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमने मॉडल बनाया। वो मॉडल कैसे बनाया, ये देखिए। ये हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज है, VS से डिनोट कर रखा है, ठीक है। रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, इंडक्टेंस L ऐसे डिनोट करते हैं जो यहां पे हमने पढ़ी थी। और ये जो चीज है, ये पैरेलल में ये है शंट कैपेसिटेंस। ये रही भाई शंट कैपेसिटेंस, लिख लो यहां पे। शंट कैपेसिटेंस बिल्कुल कम होती है ये, ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ठीक है। C लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। एक और चीज बता दूं जो यूट्यूब पे कभी बताई नहीं जाती, कहीं भी नहीं बताई जाती। ट्रांसमिशन वर्ड को ना, ट्रांसमिशन, यहां पे मैंने पूरा ट्रांसमिशन लिखा था। ट्रांसमिशन वर्ड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूं क्रॉस बना के, और M ऐसे भी डिनोट होता है। तो जहां पे भी मैं ये क्रॉस M लिखूंगा इसका मतलब है ट्रांसमिशन। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिनोट करने का तरीका होता है ट्रांसमिशन को। तो XM लिख दिया मैंने यहां पे, ट्रांसमिशन लाइन। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। आपको पता होगा, सब जानते हैं, लेकिन इसके पैरामीटर्स को नहीं जानते। पैरामीटर्स कैसे, कि कैसे अंदाजा लगता है कि कौन सी ट्रांसमिशन शॉर्ट है या लॉन्ग है या मीडियम है। तो तीन तरीके की ट्रांसमिशन लाइन होती है। पहली होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं बेसिकली, ये कितने से कितने तक के लिए होती हैं? 0 से 80 किलोमीटर तक की जो भी लाइन होगी, 0 से 80 किलोमीटर तक की। और वोल्टेज लेवल 20 kV जितना होगा, उस ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहा जाएगा हमेशा, ठीक है। वोल्टेज लेवल शुड बी अप टू 20 किलोवोल्ट एंड 0 से 80 किलोमीटर होगी तो इसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। और याद रखना, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एक, कि किस ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस को निग्लेक्ट कर दिया जाता है, वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस इतनी कम होती है, निग्लिजिबल होती है, तो इसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। खत्म, शंट कैपेसिटेंस खत्म हो जाती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियम। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में 80 से 160 किलोमीटर तक होती है। और वोल्टेज लेवल जो होता है बी 0 से 100 किलोवोल्ट जितना होता है। ये यूपीपीसीएल में पूछा जाता है डाटा, नोट करो कॉपी में। 0 से 100 केवी तक के लिए कौन सी ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारे पास? मीडियम। अब बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन
160 किलोमीटर से ऊपर जितनी लाइनें होती हैं, 160 किलोमीटर से ऊपर जितनी लाइनें होती हैं सारी की सारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में आती हैं। ठीक है भाई, सारी की सारी। और वोल्टेज कितनी होगी? 100 केवी से अबव वोल्टेज लेवल ये लिखा है वोल्टेज लेवल ग्रेटर देन 100 केवी। तो ये होती है भाई हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन की टाइप्स। नेक्स्ट है पावर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं नीटा से। एफिशिएंसी को किससे डिनोट करते हैं? नीटा। किससे? नीटा से। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होगी ट्रांसमिशन लाइन की, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अब हमें आउटपुट पावर पता होनी चाहिए और इनपुट पावर। अब ये निकलेगी कैसे? जो मैंने पैरामीटर्स पढ़ाए थे उनसे। कैसे? अगर हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज का करंट, सेंडिंग एंड वोल्टेज का वोल्टेज और पावर फैक्टर पता हो तो सेंडिंग एंड की पावर निकल जाएगी और रिसीविंग एंड की निकल जाएगी। ऐसी तो कैसे? पहले ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाना पड़ेगा। अब मॉडल कैसे बनेगा? सेंडिंग एंड, ठीक है, सेंडिंग एंड आर एक्स, रिएक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की, रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की, रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर, फाई आर रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर, वी आर रिसीविंग एंड की वोल्टेज। ठीक है, यहां पे क्या करंट होगा? रिसीविंग एंड का करंट। ये रिसीविंग एंड का करंट हो गया। अगर यहां पे सोर्स है, सेंडिंग एंड है, तो यहां पे क्या होगा? सेंडिंग एंड का करंट होगा। ठीक है, और पावर फैक्टर कैसा होगा यहाँ पे? कॉस फाई सेंडिंग एंड। ठीक है, तो अब सबको पता है। अच्छा, याद रखना, वैसे ट्रांसमिशन लाइन के ना 3 फेज होते हैं। कैसे? कितने फेज होते हैं? 3। लेकिन जब भी कभी ट्रांसमिशन लाइन का कोई इक्विवेलेंट सर्किट बनता है या फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ सिंगल फेज को लेके चलते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फेज बनाया है, ये एक फेज का बनाया है। ठीक है ना, हमेशा सिंगल फेज लेके चलते हैं। अब इस सिंगल फेज में कैसे लिखेंगे एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर देखिए, आउटपुट पावर देखिए, वी आर आई आर कॉस फाई आर। इनपुट पावर वी एस आई एस कॉस फाई एस। ठीक है, कैसे लिखी? आउटपुट पावर रिसीविंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय रिसीविंग एंड करंट मल्टीप्लाई बाय रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। सेंडिंग एंड इनपुट, इनपुट यहां से आ रही है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। तो आज के लिए धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कैसे इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटिव इंडक्टिव लोड पे। धन्यवाद। बाकी यूट्यूब चैनल्स पे सिर्फ रटाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टीट्यूट पे कंसेप्ट समझाया जाता है। धन्यवाद।